मित्रों, सुरक्षा पर कभी, खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी ओछी सियासत नहीं होनी चाहिए. There should never be politics played on an issue as grave as security of the nation and parliamentary security. पर कुछ लोगों का राजनीतिक चरित्र, कुछ लोगों का राजनीतिक डीएनए ही इस प्रकार का है कि उनके मन में राष्ट्रनीति के ऊपर भी ओछी राजनीति, सुरक्षा के ऊपर भी ओछी और कमस्तर सियासत करने की मंशा होती है. 13 दिसंबर को जो घटना पार्लियामेंट परिसर में घटी, पार्लियामेंट के भीतर घटी, उसका एक स्वर से खंडन होना चाहिए. हम सभी लोग इसे मानने में कोई संकोच नहीं करेंगे कि वो अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी. There should be no problem in accepting and acknowledging that the incident of 13th of December within Parliament was an unfortunate one, and there must be no compunctions in any of our minds to resonate in one voice and condemn that incident without ifs and buts. स्पीकर जो कि कस्टोडियन होते हैं, अभिरक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के, पार्लियामेंट परिसर के, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उनको देखते हैं उन चीजों को, और कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो कस्टोडियन और गार्डियन माने जाते हैं पूरे पार्लियामेंट परिसर के. उन्होंने उसी समय पर एक वक्तव्य जारी किया, उसी समय पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, उसी समय पर उन्होंने तमाम जो विपक्ष के नेताओं के जो फ्लोर लीडर्स हैं, पार्टियों के फ्लोर लीडर्स हैं, उनको न्योता दिया कि वो आकर अपने अपने सुझाव रखे, और उसी समय पर कार्रवाइयां शुरू हो गई. क्योंकि ये घटना जो हुई थी, ये पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है. द स्पीकर, हु इज द कस्टोडियन, हु इज द guardian of the parliamentary secretariat, immediately issued a statement, immediately called for a high level inquiry, immediately invited floor leaders of the opposition parties for a discussion to avail their suggestions on this, because this is not a one-off incident. This has taken place in the past as well. पहले भी इस प्रकार की जब घटनाएं हुई, तो ऐसी घटनाओं पर कभी ओछी सियासत नहीं की गई, कभी ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं की गई. परंतु आज जो वक्तव्य राहुल गांधी का आया है, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता यह कहते हैं कि घटना हुई तो हुई, पर इस घटना का मुख्य कारण जो है वो देश में बेरोजगारी है और देश में महंगाई है, इसलिए इस प्रकार की घटना हुई है. राहुल गांधी comes out and shamefully justifies what has happened on 13th of December by saying that this kind of incident has taken place because there is unemployment and price rise in the country. राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है. द कांग्रेस पार्टी टुडे इज ट्राइंग टू इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ शिकेनरी to come out and justify what has happened inside Parliament on 13th of December. This is the most shameful and ridiculous parallel that could have been drawn. राहुल गांधी, आज सवाल यह बनता है कि इस प्रकार का सुरक्षा कवच आप क्यों दे रहे हैं? Why is Rahul Gandhi giving this kind of सुरक्षा कवच to those who have indulged in this kind of action on 13th of December? यदि राहुल गांधी के इन कुतर्कों को स्वीकारा जाए वैसे, तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं
11 अप्रैल 1974, आप ही की परिवार की सरकार थी, 2 पिस्तौल लेकर, एक बम जैसी सामग्री लेकर कुछ लोग अंदर चले गए थे पार्लियामेंट की इसी पब्लिक गैलरी में। क्या आप मानते हैं, आप स्वीकारते हैं कि ये उस समय की सरकार की बेरोजगारी और महंगाई की वजह से वो चले गए थे? 26 जुलाई 1974, मतलब कुछ ही महीने बाद, एक व्यक्ति खंजर के साथ घुस जाता है पब्लिक गैलरी में। क्या राहुल गांधी स्वीकार रहे हैं कि उस समय की सरकार की जो बेरोजगारी और महंगाई की दर थी वो चरम पर थी, तो इसीलिए खंजर लेकर कोई घुस गया था? 26 नवंबर 1974, एक व्यक्ति एक्सप्लोजिव्स लेकर चला जाता है, खंजर लेकर घुस जाता है। 1984 में एक व्यक्ति विजिटर गैलरी में जाकर वहां से कूद पड़ता है, और उस समय की अगर आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे, निशिकांत दुबे जी हमारे सांसद ने ये प्रोसीडिंग्स उसको ट्वीट भी किया है, तो उसमें केवल एक वार्निंग देकर, मात्र एक शाब्दिक वार्निंग देकर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। 1994, 1994, यह सब उन्हीं की परिवार की सरकार है या उन्हीं के पार्टी के लोगों की सरकार है? 2 लोग पब्लिक गैलरी में हुड़दंग मचाते हैं। ऐसी घटनाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। 2004 से लेकर 14 के बीच में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जहां पर पार्लियामेंट के पब्लिक गैलरी में या पार्लियामेंट के भीतर इस प्रकार की सिक्योरिटी ब्रीच हुई। अब मैं राहुल गांधी आप ही के तर्कों को अपनाते हुए पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या इन सारी घटनाओं के पीछे आपकी दादी मां की, आपके पिताजी की और सोनिया जी द्वारा संचालित मनमोहन सिंह जी की सरकार की महंगाई दर और बेरोजगारी दर थे? और आपके समय पर तो ये घटनाएं ज्यादा हुई। हालांकि मैं इस प्रकार से किसके समय पर कितनी घटनाएं हुई इसमें नहीं जाना चाहता था, परंतु यदि इस प्रकार का कुतर्क दिया जाएगा, if this is the justification which will be given for such kind of action that has taken place on 13th of December, then one must ask that the incidents that took place in 1974 3 times in 1 year, in 1984, in 1994, and between 2004 and 14, is that evidence of the high inflation and high unemployment rates in the country? क्या राहुल गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी को लगे कि देश में बेरोजगारी है या उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको कैनिस्टर उठाकर पार्लियामेंट के भीतर घुस जाना चाहिए और वहां से उस कैनिस्टर स्मोक बॉम्ब को खोल देना चाहिए? क्या राहुल गांधी इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी प्रोवोक करना चाह रहे हैं? Is Rahul Gandhi now down to inciting people and giving them ideas and suggestions that if you feel aggrieved about a particular political narrative, then you must also take a smoke bomb in your hand or a smoke canister in your hand and enter inside parliament? Is that the suggestion that Rahul Gandhi is giving? क्योंकि केवल राहुल गांधी नहीं कह रहे। अगर राहुल गांधी कहते तो चलिए मान लेते कि राहुल गांधी इस प्रकार के बयान देने में वो आगे रहते हैं। इस प्रकार के इमेच्योर, अपरिपक्व बयान राहुल गांधी का पॉलिटिक्स का हॉलमार्क है, यह स्वीकारा जा सकता था, परंतु एक पूरा तंत्र कांग्रेस पार्टी का खड़ा हो जाता है और ऐसे लोगों के कृत्यों को सुरक्षा कवच देता है। अधीर रंजन चौधरी, मेरे पास उनका बयान है, वो तो नेता है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में, वो कहते हैं कि यह बेरोजगारी की वजह से हुआ। संजय राउत इंडिया अलायंस के मुख्य प्रवक्ताओं में से एक है, उद्धव सेना के नेता है, वरिष्ठ नेता है। भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा अलायंस पार्टनर्स में से कोई चला था राहुल गांधी के साथ, तो वही चले थे। वो कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को आतंकित करने वाले लोग नहीं मानता, ये तो भूले भटके हुए युवा है, कोट अनकोट उनका बयान है। कांग्रेस के एक और नेता है सज्जन सिंह वर्मा, मध्य प्रदेश के भी चुनाव हुए हैं, वहां पर 5-6 बार वो चुनाव जीते हैं, विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं, बड़े नेता है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, उनके साथ ही उनका नाम गिना जाता है, वरिष्ठ नेता है। वो तो गजब ही बात करते हैं। वो कहते हैं, और उनका भी बयान है मेरे पास, मैं समय के अभाव के कारण वो बयान नहीं सुना रहा आपको, पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो कहते हैं कि जिन सांसदों ने, और देखिए मैं भाजपा से हूं, पर मैं उन हर एक सांसदों का नमन करता हूं जिन्होंने उस समय पर उस इंट्रूडर को रोका, उस इंट्रूडर को पकड़ा।
ऐसे सांसदों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। यह सज्जन सिंह वर्मा का बयान है। मतलब कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि मलूक नागर जी, हनुमान बेनीवाल जी और उन्हीं के सांसद औजला जी, कोटक जी, इन सब पर एफआईआर हो जाए क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट की ब्रीच करने वाले इंट्रूडर को पकड़ लिया। यह किस प्रकार से सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है? और केवल कांग्रेस नहीं, पूरे इंडी गठबंधन और उनके जो कह सकते हैं एक पूरे इकोसिस्टम के द्वारा। क्या इसके कारण यह है कि जैसे ही इन परपेट्रेटर्स के तार, इन पार्लियामेंट सिक्योरिटी के ब्रीच करने वाले इंट्रूडर्स के तार, जैसे ही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी समर्थित कुछ उग्रवादी रेडिकलाइज्ड वामपंथी संगठनों से जुड़ते जा रहे हैं, तो ठीक वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में उतर आ रही है। मैं बड़ी गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं। मैं आज राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस और उनका इकोसिस्टम इसलिए इन लोगों का बचाव कर रहा है क्योंकि अब मीडिया के माध्यम से, जो मीडिया, खोजी मीडिया अपनी इन्वेस्टिगेशंस करती है, उसके माध्यम से साफ होता जा रहा है कि जो लोग इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड्स थे, जो लोग इस पूरे प्रकरण के पीछे थे, उनके तार कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। किसी एक मीडिया चैनल में मैं देख रहा था कि एक महिला जो नीलम आजाद, यही शायद उनका नाम है, उन्होंने तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे। वीडियो अवेलेबल है उसका, मीडिया चैनल्स ने चलाया। वही नीलम आजाद कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ दिखाई देती है, और वो वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के अधिकृत मंच पर कई बार दिखाई देती है। ललित झा, जो एक और मास्टरमाइंड पकड़ा गया है हाल ही में, उसकी भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कि कुछ टीएमसी के नेता हैं और कुछ कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ वो नजर आ रहा है। न केवल नजर आ रहा है, चलिए तस्वीर तो एक बात होती है, परंतु उनके साथ साथ वो उनके पार्टी के दफ्तर में और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है। और जिस प्रकार से इस पूरे मास्टरमाइंड को पॉलिटिकल डिफेंस देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, संजय राउत कर रहे हैं, इंडिया अलायंस कर रहा है, लीगल डिफेंस देने का काम भी कांग्रेस पार्टी प्रोवाइड कर रही है। असीम सरोड़े नाम के एक वकील है जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले थे, उन्होंने पेशकश की है कि मैं इन लोगों के लिए बचाव करूंगा। असीम सरोड़े, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे तो वही वकील है जो उद्धव सेना के लिए एक आध मैटर में अपीयर भी हुए थे। यह रिश्ता क्या कहलाता है राहुल गांधी जी? यह क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? क्या इसी रिश्ते के कारण कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम आज जिस प्रकार से ओछी सियासत भी कर रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है इनके एक्शंस को भूले भटके नौजवानों की किए गए कृत्य बता रहा है, या इनके नेता कह रहे हैं कि ये तो बेरोजगारी की वजह से इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे थे, तो आज कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन से मेरा सवाल है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है इन अपराधियों के साथ? और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे तत्वों के साथ क्यों खड़ी हो जाती है? 13 दिसंबर की डेट पर यह पार्लियामेंट ब्रीच हुआ 2023 में, इनके ब्रीच करने वाले इंट्रूडर्स के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी, और 13 दिसंबर 2001 में जिसने पार्लियामेंट में हमला किया अफजल गुरु, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। क्या राहुल गांधी नहीं गए थे जेएनयू और उन लोगों के साथ नहीं खड़े रहे जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है? तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चाहे 13 दिसंबर 2001 का मास्टरमाइंड हो अफजल गुरु, या 13 दिसंबर 2023 का मास्टरमाइंड हो, इन सभी लोगों के लिए आपका दिल क्यों पसीजता है? इन सभी लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आकर सुरक्षा कवच क्यों प्रदान करती है? इन सभी लोगों के लिए आकर कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम बचाव की मुद्रा में क्यों आ जाता है? Why is it that whether it is 13 December 2001 and its mastermind Afzal Guru, for whom Rahul Gandhi had gone to JNU and stood with those people who chanted the slogans Bharat Tere Tukde Honge Inshallah Inshallah, or whether it is the masterminds of 13 December 2023, the Congress party and its leadership is constantly in support of such elements.
ये रिश्ता क्या कहलाता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है इंडी गठबंधन से भी पूछना जरूरी है, क्योंकि मित्रों मैं आपके सामने एक और प्रमाण पेश करना चाहता हूं इसी नेक्सस का, इसी तार का, इसी कनेक्शन का। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। ये तो चलिए इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, इस पर जांच हो रही है, इनके ऊपर सख्त से सख्त, गंभीर से गंभीर प्रोविजंस ऑफ लॉ अप्लाई किए गए हैं, यूएपीए के सख्त कानून को अप्लाई किया गया है इन पे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में यह नेता है, आप जरा इसको देखिएगा, यह उद्धव सेना के नासिक के प्रमुख नेता है सुधाकर बड़गुजर। यह सुधाकर बड़गुजर नेता है, इंडिया अलायंस के ही नेता है, तो इनका जन्मों जन्मों का रिश्ता बन चुका है कांग्रेस और उद्धव सेना का। यह नेता जो है, इनकी वीडियो सामने आई है कि ये पार्टी कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं एक कन्विक्टेड 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल व्यक्ति के साथ, सलीम शेख उर्फ सलीम कुत्ता। यह वीडियो है, यह फोटोग्राफ्स है जो सामने आ चुकी है कि सलीम शेख और सलीम कुत्ता के साथ उद्धव सेना और इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता सुधाकर बड़गुजर नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो मतलब आप देखिए 2001 के मास्टरमाइंड के साथ, 2023 के मास्टरमाइंड के साथ और 1993 बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो इंडिया अलायंस के लोग खड़े हैं। इसमें हमारी महाराष्ट्र की सरकार और वहां पे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ऑलरेडी एसआईटी की जांच गठित कर दी है, और इसमें तो हम दूध का दूध पानी का पानी करवा कर रहेंगे। पर मेरा सवाल आज उद्धव सेना से भी है, मेरा सवाल आज उद्धव ठाकरे से भी है। क्या सोच रहे होंगे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी? पार्लियामेंट के भीतर कोई इस प्रकार से घुस जाता है और आपके मुख्य प्रवक्ता नेता संजय राउत उनको भूले भटके नौजवान कहते हैं। आपके नासिक के प्रमुख नेता सलीम शेख के साथ पार्टी करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, और उद्धव ठाकरे जी आप देखते रहते हैं। यह ऐसी कौन सी मजबूरी है वोट बैंक की कि इस प्रकार के तत्वों को भी आप लोग सुरक्षा कवच देते हैं? सवाल यह भी बनता है कि वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं दरअसल जिससे कांग्रेस ध्यान भटकाना चाहती है, वो कौन से ऐसे विषय है जिस पर कांग्रेस पार्टी चर्चा नहीं चाहती है, इसीलिए इस प्रकार के घटनाक्रम पर भी ओछी सियासत करने पर उतर आई है कांग्रेस। और मैं बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आज एक हास्यास्पद घटना घटी है कांग्रेस के दफ्तर में। इन्होंने एक नया कैंपेन शुरू किया है, डोनेशन फॉर देश। आपने सुना होगा, डोनेशन फॉर देश। 60 साल लूट फ्रॉम देश करते करते आज कैंपेन ये चला रहे डोनेशन फ्रॉम देश। मतलब कि 60 वर्षों तक जीप स्कैम से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम तक, नेशनल हेराल्ड स्कैम तक आपने देश की पाई पाई लूटी, लाखों करोड़ों रुपए का गबन किया, लूट फ्रॉम देश किया, और आज आप कैंपेन चला रहे हो डोनेशन फ्रॉम देश। उसी देश से डोनेशन मांग रहे हो जिसको आपने लूटा। अरे मान्यवर, आपको डोनेशन चाहिए तो जरा आप थोड़ी सी नजर झारखंड कांग्रेस तक फैला दीजिए, वहां पर आपको 350 करोड़ रुपए का डोनेशन मिल सकता है। यह मेरा सुझाव है कांग्रेस के आला नेताओं से जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज इस विषय पर। केसी वेणुगोपाल जी, आप थोड़ी सी नजर दौड़ाइए, आपके ज्यादा दूर नहीं है। एक धीरज साहू नाम का आपका सांसद है, और सोचिए एक सांसद के पास यदि 350 करोड़ रुपए मिलते हैं, 6 दिन तक उसकी गिनती चलती है, 4-5 मशीनें गिनती की फूक जाती है, 10-10 कमरे कम पड़ जाते हैं, 80 से ज्यादा कर्मचारियों को 120 घंटा उसकी गिनती करनी पड़ती है, और 200 थैलियां लग जाती है उसको समेटने के लिए। तो मान्यवर, आप 52 सांसद है आपके पास, गणित कर लीजिए, देश से काहे मांग रहे हैं? देश तो आपको वोट देने के भी मूड में नहीं है, नोट तो बाद में की बात है। जब देश के लोग 3 राज्य के चुनाव में वोट नहीं दे पा रहे हैं आपको, तो आपको नोट कहां से देंगे? और नोट लेना है तो पहले तो यह समझाइए कि ये नोट जो धीरज साहू के घर से और ठिकानों से बरामद हुए, वो नोट किसके थे?
वो भी तो नोट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ही तो नोट है ना, वही पैसे मंगवा लीजिए। देश भर का है, आप बर्डन डालते हैं। ध्यान इससे भटकाना है। पिछले कुछ दिनों से इसकी चर्चा खत्म हो जाए कि किस प्रकार से अनपैरेलल्ड करप्शन, अप्रत्याशित भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, इस पर कोई सवाल ना पूछा जाए। यह सवाल ना पूछा जाए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इतनी मेहरबान होती है कि जो व्यक्ति एक नहीं दो बार लोकसभा चुनाव हारता है। धीरज साहू 2 बार लोकसभा चुनाव हारे। धीरज साहू के कुल मिलाकर 5 भाई है। सबसे बड़े वाले भाई को भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा भेजा। उसके बाद एक और भाई है, उनको भी कांग्रेस पार्टी ने कई चुनाव लड़वा दिए। और धीरज साहू को तो 2 बार लोकसभा हारने पर बार राज्यसभा भेजने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश कहते हैं कि इनके पैसों के बारे में हमें क्यों पूछते हो, हम क्यों इनकी गारंटी ले। अपने सांसदों की गारंटी लेने को तैयार नहीं है। देश के लोगों को ये गारंटी दे रहे हैं। अपने सांसद की गारंटी लीजिए जयराम रमेश जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, केसी वेणुगोपाल जी, जरा तो उनकी गारंटी लेने का काम कीजिए। एफिडेविट में मान्यवर ने लिखा था कि मेरी कुल एसेट्स 34 करोड़ है। मान्यवर ने लिखा था मेरी कुल आय, वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ की आय वाले व्यक्ति के पास 350 करोड़ रुपए मिलते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी कहती है हम इनकी गारंटी क्यों ले। और इस पूरे प्रकरण से ध्यान भटकाने के लिए, किसी प्रकार से इन बातों को दबा दिया जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी एक पूरा का पूरा षड्यंत्र के तहत एक सुनियोजित ढंग से इस पर सियासत करती है, इस घटनाक्रम पर सियासत करती है। और एक भी सवाल का जवाब नहीं देती है कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम इन लोगों को मासूम बेरोजगार बच्चे बताने पर क्यों उतावला है। वैसे कांग्रेस से यह अपेक्षित भी है। इन्होंने तो अफजल गुरु को हालात का मारा, याकूब मेमन को बेचारा, और क्या क्या आतंकवाद के पैरवी करते हुए 26/11 को ये पाकिस्तान ने नहीं, ये हिंदुओं ने किया था, ये आरएसएस की साजिश थी, इस प्रकार के कुतर्क देने का काम यदि किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। इसीलिए आज सवाल कांग्रेस पार्टी है कि ऐसी कौन सी बात छिपाना चाह रहे थे जिसकी वजह से आप इस प्रकार की सियासत पर उतर आए, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर भी। क्या आप जवाब देंगे कि क्या रिश्ता है आपका इन लोगों के साथ? क्या आप जवाब देंगे कि धीरज साहू से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के घटनाक्रम को आप सियासी रंग दे रहे हैं? इस प्रकार के घटनाक्रम करने वाले लोगों को आप सियासी संरक्षण दे रहे हैं? मित्रों, एक और ऐसी घटना है जिससे कांग्रेस पार्टी ध्यान भटकाना चाहती है, और वो घटना बेलगावी में हुई, कर्नाटका में। मित्रों, कांग्रेस पार्टी का एक मॉडल बन चुका है। राजस्थान में क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं और वहां पर चुनाव खत्म हुए, तो आपको पता है कि मुख्य मुद्दा अगर कोई रहा तो राजस्थान में महिला सुरक्षा, और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ 5 वर्षों में अशोक गहलोत की सरकार के तहत महिलाओं के साथ उत्पीड़न, और खास करके शोषित, वंचित, पीड़ित समाज से आने वाली महिलाएं हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित महिलाएं हो, उनके ऊपर जो घटनाएं घटी, वो घटनाओं को देखकर राजस्थान की सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज वही मॉडल महिला असुरक्षा का, महिला उत्पीड़न का आज कर्नाटका में भी देखने मिल रहा है कि हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है, मैं कोट कर रहा हूं हाई कोर्ट को, दिस इंसिडेंट शॉक्स आवर कॉन्शियंस। यह घटना हमारी अंतरात्मा को झंझोर देती है। ऐसी घटनाक्रम द्रौपदी जी के साथ भी नहीं हुई। द्रौपदी जी के चीरहरण के सामने भी यह घटना और शर्मनाक मालूम होती है। दिस इज मोर हीनियस देन द इंसिडेंट दैट हैज टेकन प्लेस विद द्रौपदी जी। एक महिला जो पीड़ित, शोषित, वंचित समाज से आती है, उसको निर्वस्त्र करके, उसको सेक्सुअली असॉल्ट करके, उसको इलेक्ट्रिक पोल से बांधकर पीट दिया जाता है। और कर्नाटका की सरकार तब तक कुछ नहीं करती जब तक कि विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी और वहां पर हाईकोर्ट संज्ञान नहीं लेता। आज सवाल यह बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्रियों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम तो वहां पहुंच गई है। प्रियंका वाड्रा जी, आप कब जाएंगी? When will Priyanka Vadra speak out or speak up
about the Belgavi incident that has taken place and has shocked and shamed the entire nation. The High Court has come down heavily on this. The High Court has said that such an incident shames the conscience. The High Court has said that even Draupadi's Chirharan was less heinous than this act. Priyanka Vadra ji, what stops you from tweeting about this and asking Siddaramaiah government any question? आप राजस्थान में भी केवल सियासी पर्यटक और केवल टूरिस्ट बनकर रणथंभौर गए, किसी पीड़िता के पास नहीं पहुंची। करौली में, भीलवाड़ा में, आज कम से कम इस महिला के पास पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो उनके पास है, उनके साथ है, और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो जो बातें हैं वो हमारी नेत्रियां आपके सामने जरूर साझा करेगी। परंतु आज सवाल राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के मौन पर है, और क्या इसी मुद्दे से और धीरज साहू के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जिससे कि इन लोगों को सुरक्षा कवच भी दिया जाए और इस पूरे मामले पर ओछी सियासत किया जाए? इस सवाल को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक खबर आप लोगों के माध्यम से बिहार से भी आई है। बीपीएससी के एग्जामिनेशन में जो मुझे बताया गया है, आप लोगों ने इसको अपने चैनल्स पर चलाया है, बड़ी मजेदार बात है कि 15 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट एग्जाम है, उसमें एक सवाल आता है कि इंडी अलायंस, INDI अलायंस के फुल फॉर्म को बताइए। ये उन लोगों से, उन अभ्यर्थियों से पूछा जा रहा है जो लोग इस एग्जामिनेशन के लिए अपेयर कर रहे हैं, उनसे यह पूछा जा रहा है। मजेदार बात है कि टीवी के अलावा और ऐसे पेपर्स के अलावा इंडी गठबंधन कहीं दिख नहीं रहा। जब इंडी गठबंधन का यह नाम तय हुआ था, इंडी अलायंस, तब भी आप में से कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने उनके वरिष्ठ नेताओं को पूछा भी था कि ये INDI अलायंस का फुल फॉर्म जरा बताइए। तो एक डेमोक्रेटिक बोल रहा था, कोई डिप्लोमेटिक बोल रहा था, कोई डेवलपमेंटल बोल रहा था। इस प्रकार के भी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स उन्हीं के नेताओं से आए कि उनके नेताओं को भी पता नहीं था कि ये INDI क्या है। हिंदी में तो उन्होंने वैसे कुछ बनाया ही नहीं था, केवल इंग्लिश में ही कहकर छोड़ दिया था उन्होंने। सवाल यह बनता है कि शिक्षा का सियासीकरण किया जाएगा। पहले शिक्षा का सांप्रदायिकरण किया गया कि हिंदुओं के जो त्योहार है उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मतलब किस प्रकार से शिक्षा में सांप्रदायिक एलिमेंट लाना, छुट्टियों को भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखकर हिंदुओं के पर्वों की छुट्टियां काट देना, और अब सांप्रदायिक एंगल लाते लाते सियासी एंगल भी शिक्षा में। यह बिहार में चल क्या रहा है? ना कानून व्यवस्था ठीक से चल पा रही है नीतीश राज में, और शिक्षा व्यवस्था का भी क्या कहना। मुझे लगता है कि कम से कम अगर इंडी अलायंस को अपना फ्यूचर बनाना है या कुछ करना है, तो इस प्रकार के एग्जामिनेशन में सवाल डालने से बेहतर यह होगा कि यह बता दे कि इंडी अलायंस मिलेगा कब, और मिलेगा तो लोगो आएगा कि नहीं आएगा, और लोगो आए या ना आए तो लोगों के लिए क्या करना है वो नीति निर्धारित करेंगे या नहीं करेंगे। और नीति निर्धारित नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम कोई नेता वेता तय कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखा जाए तो कहीं पर पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लड़ रहे हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट और कांग्रेस लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को कभी चिरकुट कभी छुटवैया कहती है। तमिलनाडु की सरकार और कर्नाटका की सरकार है एक ही इंडी गोत्र की सरकार, परंतु एक दूसरे के खिलाफ पानी को लेकर लड़ रही है। उससे और दक्षिण में जाइए तो केरल में, वहां पर लेफ्ट के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी वायनाड से ना लड़े, वहां पर कभी पिनराई विजयन जी की बेटी को भ्रष्टाचारी कह लेते हैं कांग्रेस वाले, कभी उनके ऊपर सवाल उठाते हैं सबरीमाला और बाकी चीजों पर लेकर, और कभी वहां के नेता पिनराई विजयन कांग्रेस को सांप्रदायिक घोषित कर देते हैं। इस प्रकार का तो इनका अलायंस है, ना मिशन ना विशन, ओनली कमीशन, ओनली करप्शन, ओनली डिविजन, ओनली एम्बिशन एंड ओनली डिसरप्शन।